2 मिनट सो 2 मिनट में हम लोग शुरू करते हैं। 5:06 हो रहे हैं, 5:08 में हम लोग शुरू कर देते हैं। और आई थिंक सारे लोग आ गए हैं, जिनको और आना है वो भी ज्वाइन कर लेंगे 2 मिनट में। सो अनिमेश, पीपीटी आप लोगों को दिख रही है क्या? जी। ओके ओके, तो शुरू करें। सब लोग आ गए होंगे। जी ओके ओके, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम था, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को हम लोग लेक्चर्स लेने वाले थे। कल वसंत पंचमी थी, तो कुछ काम आ जाने के कारण हमारा लेक्चर नहीं हो पाया। इसलिए हमने जो कल का लेक्चर है उसको कहीं शेड्यूल करने का, कहीं और शेड्यूल करने का, कहीं उसको मैनेज करने की कोशिश की है। तो पहले जो चीज़ें हैं वो हमें ये जाननी है साइंस के बारे में, कि हम साइंस की सारी जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो जानेंगे। और उसके बाद बेसिक्स के बाद जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनको जानेंगे। कैसे जानेंगे और कहाँ जानेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जो ओरिएंटेशन क्लास था, उसमें मैंने ये आप लोगों से कहा था कि आप लोगों का लेक्चर होगा, क्लास लेक्चर होगा, और क्लास लेक्चर के बाद आप लोगों को हैंडआउट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो साइंस में जो कोई एक पर्टिकुलर बुक या कुछ और बुक्स आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो लेक्चर आप लोग देखें, और आप हैंडआउट्स जो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे उन हैंडआउट्स से आप पढ़ाई करें, उनको बार बार प्रैक्टिस करें, उनका रिवीजन करें जो हैंडआउट्स आपको दिए गए हैं। तो मैंने और स्टडी की और डिटेलिंग की, तो मुझे ये पता लगा कि जब भी हम हैंडआउट्स पाते हैं तो हम उसको रटने लगते हैं साइंस को, जबकि साइंस को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइंस को रटने की ज़रूरत कब नहीं है? जब दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला चीज़ तो ये कि आपके बेसिक्स क्लियर हो। बेसिक्स का मतलब ये होता है कि जो मोटा मोटी चीज़ें हैं, जो बहुत जो बाहरी आउटलाइन बनाती हैं, जो बाउंड्रीज बनाती हैं किसी एक चीज़ का, वो आपको एकदम कंफर्म हो। वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा कि आपको मोटा मोटी ये आइडिया हो जाए कि ऐसी चीज़ें हैं, ये पूरा थ्योरी है। और उसके बाद उसके एप्लीकेशन, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में हो या फिर साइंस के रूप में हो, वो कैसे हो रहा है वो आपको हैंडआउट्स में मिलेगा। प्लस जो आपको कुछ और जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो लेक्चर्स में हम कवर नहीं कर पाए हैं, उनको हम कवर करेंगे हैंडआउट्स में अपने। इससे होगा क्या कि आपका जो हैंडआउट है और आपका जो लेक्चर है वो एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। और इस तरीके से आप साथ साथ पढ़ते चलेंगे, आपको अतिरिक्त कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लेक्चर देखिए, फिर आपको हैंडआउट्स मिला, हैंडआउट्स मिले, और हैंडआउट्स पढ़ने के बाद आपका ये पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन पे है। सो ये मेरे बारे में है, इसको आप लोग बाद में देख सकते हैं। पहले तो ये जो आज हमारा लेक्चर होने जा रहा है वो बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन पे है। तो पहले तो हम ये दो जो टर्म्स हैं, बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन, इन दोनों का मतलब जाने कि आखिर क्या जरूरत, क्या है ये, और क्यों हम इनको साइंस में पढ़ रहे हैं। तो पहले तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का मतलब जाने।
स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि अलग अलग जगह अलग अलग जीव जंतु हैं, और इसको डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी यानी डाइवर्स, विविध, बहुत सारे। अब डाइवर्सिटी को हम कई जगहों पे पढ़ते हैं। कोई भी सोशल साइंस होता है तो उसमें हम सोशियोलॉजी में भी डाइवर्सिटी के बारे में भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग एंगल से पढ़ते हैं। मेनली जो दो सब्जेक्ट्स हैं जो सोशल साइंस के समझे जाते हैं, पहला तो एक इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी और दूसरा साइंस। इन दोनों में जब डाइवर्सिटी की पढ़ाई होती है वो बायोडाइवर्सिटी की पढ़ाई होती है। तो आपको बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी में भी मिल जाएगा, और आपको बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है वो साइंस में भी मिल जाएगा। अब आप ये पूछ सकते हैं, मेरी आवाज जा रही है ना, कोई इशू तो नहीं है? सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, अगर आप स्लाइड प्ले पे दे देंगे तो स्टूडेंट्स के लिए आसानी होगी, पूरे स्लाइड्स को विजिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। अभी ठीक है? हाँ, एक का प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस का ऑप्शन है, अगर आप ओके ओके ओके, अब ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके, तो डाइवर्सिटी के बारे में मैं बता रहा था कि हेलो, आवाज जा रही है ना मेरी? यस हाँ जी। ओके ओके, डाइवर्सिटी के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो डाइवर्सिटी, आप जो बायोडाइवर्सिटी है यानी जैव विविधता है, उसके बारे में आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे और आप साइंस में भी पढ़ोगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि एक ही चीज को दोनों जगह पढ़ने की क्या जरूरत है। देखिए, ज्योग्राफी या भूगोल में जो आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे उसमें मेनली ज्योग्राफिकल एंगल से, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भूगोल में जो चीजें होती हैं, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी हो या फिर आपका कोई और विधा हो ज्योग्राफी की, उसके एंगल से पढ़ोगे। तो उसमें जैसे आपको बहुत सारे नेशनल पार्क्स के नाम, अभ्यारण्य के नाम, इन सब चीजों के नाम बताए जाएंगे और कौन सा प्राणी कहाँ रह रहा है इसके बारे में बताया जाएगा। जबकि जो साइंस का बायोडाइवर्सिटी है उसमें आपको उसके जो साइंटिफिक प्रोसेस हैं, जो इकोसिस्टम में, जो हमारे इन्वायरमेंट में चल रहे हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। और जो इस पूरे विश्व में, इस पूरे पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, फ्लोरा फौना जितने भी पाए जाते हैं, उन सबका क्लासिफिकेशन करके हम उनको कैसे पढ़ें इसके बारे में पढ़ोगे। यानी साइंस के भीतर कैसे उनको क्लासिफाई करके पढ़ा जा रहा है इसके बारे में पढ़ोगे। अब हमारी पृथ्वी पे इतना ज्यादा जीवन है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो हमारा इक्वेटर है, जो हमारा विश्वत वृत्त है, विश्वत रेखा है, वहां पे सबसे ज्यादा फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है, पूरे पृथ्वी का लगभग 40%। ध्रुवों पे कम होता है, हम जो जिस रेंज में रहते हैं उसको, वहां पे भी काफी ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। और अगर आप देखोगे तो विश्वत वृत्त में, यानी जो इक्वेटर है, वहां पे पाए जाने वाले सांप और हमारे यहाँ पाए जाने वाले सांपों की प्रकृति में, नेचर में अंतर होता है। वहां पाए जाने वाले जीव जंतु यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं से बहुत अलग होते हैं। हमारे यहाँ के मेंढक अलग होते हैं, उनके यहाँ के मेंढक अलग होते हैं। ओल्स पे तो ये सब पाए नहीं जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते ये आपको ज्योग्राफी बताएगा, लेकिन ये कैसे होते हैं, क्या होता है। और ना भाई, ज्यादा दूर मत जाना, अभी तुमसे कनेक्टेड है हम। ओके, सो दिख रहा है सब लोगों को? स्लाइड दिख रहा है ना अनिमेश? जी सर। ओके, तो ये आपको ज्योग्राफी बताएगा कि क्यों नहीं दिखता है, उसके ज्योग्राफिकल कारण होते हैं। लेकिन ये कैसे कैसे होते हैं, हम इनको कैसे पढ़ सकते हैं, इनका जनरल नॉलेज अगर आपको करना है तो वो आपको साइंस बताएगा। अब कैसे पढ़ेंगे, इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इतने ज्यादा जीव जंतु हैं, तो इनको हम कैसे पढ़ें। इनको पढ़ने के लिए जो दूसरी लाइन लिखी है स्लाइड में वो देखिए कि टू स्टडी दिस ह्यूज पॉपुलेशन। ह्यूज पॉपुलेशन किसका? जितने भी जीव जंतु हैं, उसमें इंसान भी हैं, उनमें जानवर भी हैं, उसमें पौधे भी हैं, उसमें रेप्टाइल्स भी हैं, सरीसृप वर्ग के लोग भी हैं, सब कुछ। इसको हम पढ़ते हैं तो इन सबको एक एक करके पढ़ना बहुत कठिन है, तो इनको हम क्लासिफाई कर देते हैं, इनको हम कैटेगराइजेशन कर देते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। तीसरी लाइन जो स्लाइड में लिखी है कि क्लासिफाई कैसे करते हैं, कैटेगराइजेशन हम कैसे करते हैं। मेक कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। इनमें कुछ साइंटिफिक या बायोलॉजिकल
जो गुण हैं, जो वर्च्यूज हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनमें हम सिमिलैरिटीज को खोज लेते हैं और फिर उनके डिससिमिलैरिटीज को खोज लेते हैं। फिर उसके आधार पर क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो कह देते हैं कि भाई इस कैटेगरी का पर्टिकुलर क्वालिटी ये है और ये दूसरी वाली जो कैटेगरी है उससे इस क्वालिटी के कारण अलग है। ठीक है ना? तो ये आपका बायोडायवर्सिटी और क्लासिफिकेशन का मीनिंग हो गया कि आखिर क्या है इसका अर्थ, हम क्यों करते हैं, ज्योग्राफी और साइंस का बायोडायवर्सिटी किस तरीके से अलग अलग है, ये मैंने आपको यहां पे बताया। अब देखिए, जो बायोडायवर्सिटी और क्लासिफिकेशन हम साइंस में पढ़ते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आपको नाम पता हो। तो इसको नॉमेनक्लेचर या नामकरण कहते हैं, नामकरण पद्धति हिंदी में कहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासिफिकेशन कर दीजिए, ये नाम की क्या जरूरत है? तो नाम की जरूरत है, पहली लाइन स्लाइड में जो लिखी है वो देखिए। आपके मन में ये स्वाभाविक प्रश्न उठता होगा कि जरूरी है कि सब लोग एक ही नाम को जाने? जैसे सोशल साइंस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको हेटेरोजेनिटी का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, तो उसमें ये कहा जाएगा कि अलग अलग जगहों पे अगर एक ही इंसान या एक ही जानवर पाया जा रहा है तो उसको अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस को अगर आपको पूरे विश्व में चूंकि एक रूपता लानी है, एक ही हिसाब से पढ़ना है, तो आपको जरूरी है कि जितने भी आपकी स्पीसीज हैं, जितनी भी आपकी जातियां प्रजातियां हैं, उनका एक ही नाम हो पूरी दुनिया में। अब जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे गौरैया। तो जो स्पैरो होता है, जो गौरैया होती है, उसको हमारे यहाँ गौरैया बोलते हैं। आंध्र प्रदेश के या तेलंगाना में आप जाएंगे तो उसको पिच्चुका बोलते हैं। इंग्लैंड में उसी को हाउस स्पैरो बोलते हैं। यूरोप के दूसरे भाग में जाएंगे, स्पेन में जाएंगे तो उसको पार्डल बोलते हैं, और जापान में जाएंगे तो उसको सुजून बोलते हैं, गौरैया को। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि गौरैया को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब आप मान लो गौरैया की स्टडी करने जा रहे हो, तो भारत में जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप उसको गौरैया बोल रहे हो। इंग्लैंड में जब आप जाकर के कोई पेपर प्रेजेंट कर रहे हो तो आप कहते हो हमारे यहाँ गौरैया पाई जाती है। अब उनको पता ही नहीं है कि गौरैया क्या होती है, तो वो उसकी स्टडी में आपकी बात क्या समझेंगे? ऐसे आप स्पेन में जाओगे तो उसको वहां कुछ किसी और नाम से जानते हैं तो आपकी बात नहीं समझेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि कोई एक पर्टिकुलर हम नाम दें जो कि पूरी दुनिया में मान्य हो, और पूरी दुनिया में अगर वो एक नाम है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है। डेली लाइफ में आपका एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे लोगों का घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है। अब मान लीजिए कोई पार्सल किसी ने भेजा आपको ऑनलाइन, या अमेजन वाला आया। अब आपका घर का नाम मान लीजिए रमन है, आपने पार्सल में अपना नाम डाला वैष्णव। आपके मोहल्ले वाले घर वाले आपका वैष्णव नाम नहीं जानते हैं। पार्सल वाला आया, आपके मोहल्ले में पूछता रह गया, फोन नहीं उठा पाए आप, उसने फोन भी मिलाया, फोन आप नहीं उठा पाए, तो पार्सल वाला पूरे मोहल्ले में घूमता रह गया, पूछता रह गया कि भैया वैष्णव का घर कौन सा है, वैष्णव का घर कौन सा है? नहीं पता चला, पार्सल वापस लौट गया। रमन नाम सबको पता था, वैष्णव नाम नहीं पता था, जबकि ये दोनों नाम एक ही आदमी के थे। लेकिन अगर एक नाम यानी वैष्णव सबको पता होता तो बड़ी आसानी से सारी स्टडी हो जाती, सारा प्रोसेस आसानी से पूरा हो जाता पार्सल का। इसी तरीके से स्टडी के दौरान भी एक नाम होना बहुत जरूरी है, और उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में एक जैसा होता है। इसको जो साइंटिफिक नेम है इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, द्विनाम पद्धति। द्विनाम मतलब इसमें दो नाम होते हैं। अब स्लाइड में अगर आप दूसरा पॉइंट देखेंगे तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का इसमें दिया हुआ है। किसने दिया था इसको, किसने शुरू किया था, किस साइंटिस्ट ने शुरू किया था, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि द्विपद नाम पद्धति या फिर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के जनक कौन थे। तो उनका नाम लिखा हुआ है कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, आई थिंक स्वीडन के थे। तो उन्होंने अपनी पुस्तक, दूसरा देखिएगा सब पॉइंट, इन सिस्टमा नेचुरी, ये उनकी किताब का नाम था, इन सिस्टमा नेचुरी। उन्होंने सबसे पहले किसी जीव या किसी जंतु या किसी पौधे का साइंटिफिक नाम देना शुरू किया। अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में उन्होंने ऐसा पहले किया। अब ये द्विनाम पद्धति होती क्या थी, कैसे इसमें लिखा जाता था, तो मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है जैसे होमो सैपियंस,
ये जो आधुनिक मानव है, जो हम लोग हैं, हम जिस प्रजाति से संबंधित रखते हैं, उसके लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया होमो। तो होमो सैपियंस, तो जो इसमें जो होमो शब्द है, द्विनाम पद्धति के गुण आप जान लीजिए कि द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं। उसमें जो पहला शब्द होता है वो वंश को बताता है, ठीक है, जीनस को बताता है। जो दूसरा शब्द होता है उस जाति को बताता है, स्पीसीज को बताता है। तो जब भी आप किसी भी जीव जंतु या पौधे का साइंटिफिक नेम आपको दिया जाएगा या कहीं आप पढ़ेंगे या आपसे पूछा जाएगा, तो उसका जो पहला वर्ड होगा वो आपके जीनस को बताएगा, वो आपके वंश को बताएगा, और जो दूसरा शब्द होगा वो आपकी स्पीसीज को बताएगा, वो आपकी जाति को बताएगा। जैसे होमो सेपियंस में होमो जीनस को बताता है और सेपियंस जाति को बताता है। इसको लिखने का नियम है, जैसे मैंने यहाँ पे जो जहाँ जीनस वंश लिखा है उसके आगे स्मॉल एच से शुरू किया है होमो, वो शायद गलती हो गई है, टाइपो एरर हो गया है। जो पहला वर्ड होता है यानी जो जीनस होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैंने हैंडआउट्स में इंक्लूड की हैं कि आपको कैसे लिखना है, ये हमेशा आप जानिए साइंटिफिक नेम। और जो दूसरा वर्ड है जो स्पीसीज को दिखाता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें होती हैं। अब आप बोलोगे कि होमो का क्या मतलब होता है, सैपियंस का क्या मतलब होता है। होमो मनुष्य के वंश का नाम है और सैपियंस बुद्धिमान मानव, जो काफी इनलाइटेंड हो। ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये दोनों जो शब्द हैं, ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं। और जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं, साइंटिफिक नाम होते हैं, वो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। तो आपको या मुझको किसी भी जीव जंतु या पौधे का साइंटिफिक नाम याद करने में कठिनाई होगी, लेकिन जिसको लैटिन भाषा आती होगी उसको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये द्विपद नामकरण पद्धति थी जिसको कॉलवॉर लिलियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में दिया था। अब तीसरा पॉइंट कि इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स आर गिवन इन द हैंडआउट्स, यानी क्योंकि स्लाइड है, हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं 10 या 20 या 30 प्रजातियों के या पौधों के या जीव जंतुओं के नाम आपको साइंटिफिक दे दूंगा तो ये काफी बल्कि हो जाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि हैंडआउट्स में आपको ये नाम प्रोवाइड करवाया जाए और वहां पे आप इसको याद करें। याद करने का तरीका, आप कुछ चीजों को आप टेबल में ही याद कर सकते हैं, जो टेबल मैंने हैंडआउट्स में प्रोवाइड करवाई हैं, और कुछ जैसे जैसे हम क्लासेस आगे बढ़ाएंगे ना, वहां पे उनके बारे में जानते चलेंगे, तो उससे चीजें इजी होती जाएंगी। इसके साथ ही साथ मैंने उन्हीं लोगों का, उन्हीं जीव जंतुओं का, उन्हीं पौधों का नाम इंक्लूड किया है साइंटिफिक टेबल में, जो मैंने साइंटिफिक नेम के टेबल में जो मैंने अपने हैंडआउट में बनाई है, जो आपकी डेली लाइफ में दिखती हैं। जैसे आपके आसपास कुत्ता दिखते हैं, डॉग्स, बिल्लियां, कैट्स, है ना, चूहा आपके घरों में पाया जाता है, काउस, बफेलोज, ठीक है, जोंक मिलते हैं, कॉकरोच आपको दिखते हैं, केंचुए दिखते हैं, ये आपकी बहुत सारी सब्जियां होती हैं। तो इन सबको मैंने इंक्लूड किया है जो आपकी डेली लाइफ में आपको दिखती हैं, और यही एग्जाम में पूछे भी जाते हैं अक्सर, ठीक है। सो ये नॉमेनक्लेचर हुआ। तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरत पड़ी, पहली स्लाइड में हमने ये देखा, इससे पहले वाली स्लाइड में बायोडाइवर्सिटी है क्या, क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है, और फिर क्लासिफिकेशन करने के लिए जो पहला जो एजम्पशन है, पहली जो मान्यता है, पहले जो कंडीशन है, वो है कि हम सबका एक नाम रखें। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। अब क्या है, ये अगले स्लाइड में देखते हैं। क्लासिफिकेशन किसने शुरू किया, किसी ना किसी विद्वान ने तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन शुरू किया होगा। जैसे नामकरण की पद्धति कैरोलस लीनियस ने शुरू की, तो सब मानने लगे कि नहीं भाई, कैरोलस लीनियस सही कर रहे हैं, तो हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन जीवों को पढ़ने के लिए, जीव जंतुओं को पढ़ने के लिए उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटने की जो प्रथा है, परंपरा है, वो आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी जो अभी 2021 में हम लोग चल रहे हैं, तो आज से 2400 साल पहले मान के चलिए कि ये चीजें शुरू हो गई थी। सबसे पहले एरिस्टोटल नाम के एक विद्वान थे, अरस्तु नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने इस पूरे दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं उनको दो भागों में बांटा, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी एक तो वो जो जानवर हैं और दूसरा वो जो पौधे हैं। उन्होंने कहा दुनिया इन्हीं से मिलकर के बनी है। और आपको ये मैं बताता चलूं कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है जूलॉजी, जिसमें हम जानवरों का अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है। और दूसरा होता है बॉटनी, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। इसमें जितने भी
पौधों के अंतर्गत आते हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो जो अरिस्टोटल था उसने डिवीजन तो कर दिया कि एनिमल और प्लांट्स में पूरी दुनिया बटी हुई है और इन्हीं से मिलकर के बनी है, लेकिन उसने जो स्टडी की वो मेनली एनिमल्स की जानवरों की। तो उसको जूलॉजी का फादर बोलते हैं, द फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी। और उसके करीब 300-400 सालों बाद थियोफेस्टस नाम का एक विद्वान था, उसने एरिस्टोटल ने जो प्लांट्स को छोड़ दिया था ना, उनकी स्टडी, डिटेल स्टडी छोड़ दी थी, उसको उसने कंडक्ट किया। तो उसको बोला गया फादर ऑफ बॉटनी, यानी जीव विज्ञान या जूलॉजी के जो जनक थे वो एरिस्टोटल थे। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के जनक थे इन द सेंस इन्होंने शुरू किया था एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इन चीजों को पढ़ना। हो सकता है छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे लोग उनको पढ़ रहे हों, लेकिन एक बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे इन दोनों ने शुरू किया बॉटनी और जूलॉजी का जो है स्टडी। तो फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। बाद में जब लीनियस हुए उसके करीब 1516 साल बाद थियोफ्रेस्टस के, तो लीनियस ने भी कहा कि नहीं भाई, एरिस्टोटल ने सही बोला था। ये जो पूरी दुनिया है उसको उसने कहा कि हमारा जो अर्थ है वो 2 किंगडम से मिलकर बना है। उस किंगडम को हिंदी में बोला गया जगत, ठीक है, साम्राज्य नहीं बोला गया, उसको बोला गया जगत, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी हम कर रहे थे। तो उसने कहा ये जो हमारी पृथ्वी है ये 2 तरीके के किंगडम से मिलकर के बनी है। पहला जो किंगडम है वो है एनिमल किंगडम, जिसमें सारे जीव जंतु आते हैं, और दूसरा जो किंगडम है वो है प्लांट किंगडम जिसमें पौधे आते हैं। अब उसने क्यों इसका डिवीजन किया? देखिए, एरिस्टोटल ने जब डिवीजन किया था तो उसने सब चीजों को पढ़ने और जानने के लिए अध्ययन किया था। उसने कोई कैटेगराइजेशन स्पेशल नहीं किया था। उसने कुछ गुण देखे थे, एनिमल के गुण देखे और क्लासिफिकेशन करके छोड़ दिया। लीनियस ने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया एनिमल और प्लांट्स में। अभी साइंटिफिक बेसिस क्या था? उसने कहा कि जो एनिमल्स है ना उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये एक साइंटिफिक बेसिस हुआ। लीनियस से लोगों ने पूछा होगा कि क्यों भाई, एनिमल अलग क्यों है और प्लांट अलग क्यों है? तो उसने बताया कि एनिमल्स में आपके क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, जबकि प्लांट्स में आपके क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, क्लोरोप्लास्ट एक हरे रंग का लवक होता है जो पौधों में पाया जाता है, और उसके कारण ही फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनता है, एनर्जी पैदा होती है। तो लीनियस ने कहा कि जो पौधे हैं वो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, उसके प्रेजेंस के कारण अपना खाना या अपना भोजन खुद बना सकते हैं, और दूसरे लोग वो हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, उनको उसने एनिमल्स कहा। वो उसने कहा कि वो पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, लीनियस डिवाइडेड द होल अर्थ इन 2 किंगडम्स। द वन इज एनिमल किंगडम एंड द अदर इज प्लांट किंगडम। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन हुआ। अब लीनियस के बाद भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं भाई, आपका जो 2 कैटेगरी आपने बांटा है, इसके अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे? क्यों कहा उन्होंने ऐसा लीनियस से? क्योंकि बहुत सारे जीव जंतुओं की खोज तब तक शुरू हो गई थी। देखा गया कि भाई हमने तो सही से अपनी पृथ्वी देखी ही नहीं। साइंस डेवलप हुआ, स्टडी डेवलप हुई, तो लोगों ने ये जाना कि अभी बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनको ना तो हम एनिमल किंगडम में रख सकते हैं स्पेशली, और ना ही प्लांट किंगडम में रख सकते हैं स्पेशली। कुछ में दोनों के गुण पाए जाते हैं, कुछ में दोनों के गुण नहीं पाए जाते। तो वो क्या है? तो तब तक जब हुआ कैरोलस लीनियस की करीब 100 या 150 या 200 साल बाद तक बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स नॉमेनक्लेचर में डेवलप हो गई थी। क्योंकि कैरोलस लीनियस के, मैंने आपको बताया कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था उनका, उसमें उन्होंने स्पीसीज पे फोकस किया था और जीनस पे फोकस किया था और किंगडम पे फोकस किया था। इसके बीच में भी बहुत सारी यूनिट्स तब तक डेवलप हो गई थी। वो यूनिट्स क्या क्या थी ये देखिए, इस स्लाइड में मैंने आपको लिखा है। पहला तो स्पीसीज था जिसके बारे में कैरोलस लीनियस ने बताया ही था। दूसरा जीनस था जिसके बारे में कैरोलस लीनियस ने बताया ही था, और उसी के बेसिस पे उन्होंने अपना साइंटिफिक नेम दिया था। तो जो इसको मैंने देखिए कैसे लिखा है, इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, स्पीसीज पहली
जाति या प्रजाति, पहली जो बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, बेसिक यूनिट आपकी जो है वो स्पीसीज है। आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिक यूनिट क्या है, तो स्पीसीज है। बहुत सारी स्पीसीज को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उनको हम एक जीनस का रूप दे देते हैं, उनको एक वंश बना देते हैं। तो आप एक गोला खींचिए, एक बहुत छोटी सी बिंदी रखिए अपनी कॉपी पे, तो वो है स्पीसीज। अब उस बिंदी को घेरते हुए एक छोटा सा गोला बनाइए, तो वो है जीनस। अब आपने ये जो जीनस का गोला बनाया है, इसको घेरते हुए एक और गोला खींचिए, तो वो है फैमिली। इस फैमिली वाले गोले को भी घेरते हुए एक और गोला खींचिए, तो वो है ऑर्डर। और ऐसे करते करते आप किंगडम तक पहुंचेंगे, है ना। तो स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज जब मिलती हैं तो जीनस बनता है, बहुत सारे जीनस जब मिलते हैं तो फैमिली बनती है, बहुत सारी फैमिलीज जब मिलती हैं तो ऑर्डर बनता है, बहुत सारे ऑर्डर जब मिलते हैं तो क्लास बनता है, बहुत सारे क्लास जब मिलते हैं तब फाइलम बनता है, और बहुत सारे फाइलम जब मिलते हैं तो किंगडम बनता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि एक इंसान है अपने परिवार में, उस इंसान, कई इंसानों को, जब एक घरों के कई इंसानों को आपस में बांध लेते हैं तो उसको कहते हैं कि ये परिवार है। जब कई परिवारों को इकट्ठा कर लेते हैं तो कहते हैं ये मोहल्ला है। जब कई मोहल्ले को इकट्ठा कर लेते हैं तो हम कहते हैं ये गांव है। जब कई गांवों को इकट्ठा कर लेते हैं तो हम कहते हैं ये पंचायत है। कई पंचायतों को इकट्ठा कर लेते हैं तो हम कहते हैं ये जनपद है। कई जनपदों को इकट्ठा कर लेते हैं तो हम कहते हैं राज्य है। कई राज्यों को इकट्ठा कर लेते हैं तो हम कहते हैं ये देश है। और कई देशों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हम कहते हैं ये दुनिया है। इसी तरीके से, तो बेसिक यूनिट क्या हुआ इस क्लासिफिकेशन का? इंसान। ऐसे ही जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है उसमें जो बेसिक यूनिट है वो है स्पीसीज, और स्पीसीज से मिलने से जीनस बना, जीनस के मिलने से फैमिली बनी, फैमिलियों के मिलने से ऑर्डर्स बने, ऑर्डर्स के मिलने से क्लास बना, क्लासेस के मिलने से फाइलम्स बने, फाइलम के मिलने से किंगडम्स बने। अब इसमें आप राइट साइड में अगर देखेंगे तो मैंने इसमें कुछ साइंटिफिक नेम्स लिखे हैं, कुछ टर्म्स मैंने लिखे हैं। ये जो हमारा चीता है ना, चीता, टाइगर, उसके मैंने लिखे हैं कि उसका स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है। तो देखिए जो टाइगर है उसका, जो भारतीय चीता है, इंडियन टाइगर, टाइगर की बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं पूरी देश दुनिया में। इंडियन टाइगर की जो स्पीसीज है वो है टाइग्रिस या टिग्रिस। फिर इन टिग्रिस को अगर आप जोड़ देंगे तो ये किस जीनस से आते हैं? पैंथ्रिया जीनस से, ठीक है। फिर फेलिडे फैमिली से ये होते हैं। फिर कई फेलिडे फैमिलीज को जोड़ लेंगे तो उनको कार्निवोरा ऑर्डर में रखते हैं। कार्निवोरस को अगर हम मिलाएं तो कार्निवोरस मैमेलिया क्लास के पार्ट होते हैं, ठीक है। ये मैमेलिया क्लास जो है वो कॉर्डेटा फाइलम का भाग होता है, और कॉर्डेटा फाइलम एनिमलिया किंगडम का भाग होता है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। तो जब इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया तो देखा गया कि यार अभी तक जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे वो सब तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीजों को काफी कम है, हमें और भी ज्यादा कैटेगरीज की जरूरत पड़ेगी। तब क्या हुआ? 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अस्तित्व में आया। आर एच व्हिटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, आई थिंक यूएसए की किसी यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे। तो उन्होंने जो पूरा का पूरा फ्लोरा एंड फाउना है पूरी दुनिया का, उसको उसने 5 किंगडम में उन्होंने डिवाइड कर दिया। बेसिस क्या बनाया, किन किन आधारों पर विभाजित किया, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कैरोलस लिनियस ने जो बेसिस बनाया था वो क्लोरोप्लास्ट को बनाया था, लेकिन आर एच व्हिटेकर ने कहा कि नहीं, क्लोरोप्लास्ट के आधार पर हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम 5 चीजों की बेसिस पे डिवाइड करेंगे। वो 5 चीज मैंने लिखे हैं यहाँ पे। ए, सेल स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि अलग अलग जो प्रजातियां पाई जाती हैं पूरी दुनिया में, उनकी कोशिका, उनके सेल को हम स्टडी करें तो उनके सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग पाया जाता है। कुछ में जो सेल होता है या कोशिका होता है वो बहुत ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है, उसमें लगभग सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनल्स जिनको बोलते हैं, कोशिकांग। कुछ जो होते हैं उनमें कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता या अनडेवलप्ड होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सेल स्ट्रक्चर को नोटिस करें, उसके बाद क्लासिफिकेशन करें। फिर उन्होंने दूसरा जो कहा कि बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर यानी बाहर से ये कैसे दिखते हैं, इसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करें। तो पहला सेल स्ट्रक्चर जो अंदर का उनका गुण है उसके बेसिस पे, और फिर भी बॉडी स्ट्रक्चर वो बाहर से कैसे दिखते हैं इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर तीसरा ये कहेंगे कि लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल के बेसिस पे इनका हम
पहले स्टडी करें और उसके बाद क्लासिफाई करें कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है, ये रिप्रोडक्शन कैसे है, कैसे करते हैं, ये खाते कैसे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें पता चली। और फिर अगला जो आता है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशन। फाइलोजेनेटिक रिलेशन किसको कहते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशन का मतलब है कि इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। जैसे हमारा एवोल्यूशन बंदरों से हुआ है, ठीक है, तो अगर आप क्लासिफिकेशन करोगे तो कहीं ना कहीं बंदरों से हमारा परिवार या हमारा कुल या हमारा वंश मिल जाएगा कि ये तो बंदर से पैदा हुए हैं। तो वो जो फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको भी स्टडी करें कि ये आखिर में अपने वर्तमान रूप में, अपने प्रेजेंट फॉर्म में आए कैसे, इसका भी स्टडी करें और उसके बाद हम इनका क्लासिफिकेशन करें। और उस आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही है ना अनिमेश? यस सर। ओके ओके। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशन के बेसिस पे भी इनको डिवाइड करें। और जो पांचवा उन्होंने क्राइटेरिया बताया वो बताया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये कैसे जो पोषण है ये कैसे प्राप्त करते हैं, ये कैसे खाते हैं। खाने का तो उन्होंने पहले बता दिया था लाइफस्टाइल में, जो ये खाते हैं वो कैसे इनके भीतर जाकर के डाइजेस्ट होता है, ये कैसे डेवलप करते हैं अपने आप को, इसका भी स्टडी करें। इन पांचों पॉइंट का स्टडी करें, उसके बाद हम क्लासिफाई करें पूरे जो फ्लोरा एंड फौना है, जितने भी जीव जंतु या पौधे हैं, उनको हम स्टडी इन पांचों पॉइंट्स के बेसिस पे करें। तो उन्होंने 5 क्राइटेरिया बताए थे। अब जब पांचों क्राइटेरिया उन्होंने बता दी तो उन्होंने 5 किंगडम्स में पूरे जीव जंतुओं और पौधों को डिवाइड कर दिया। ये पांचों किंगडम इस स्लाइड में लिखे हुए हैं। पहला जो किंगडम था वो है मोनेरा। मोनेरा किंगडम्स में उन्होंने ऐसे जीव जंतुओं को रखा जिनमें बहुत ही अनडेवलप्ड सेल्स पाए जाते थे। सेल स्ट्रक्चर एक क्राइटेरिया था ना, तो सेल स्ट्रक्चर क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने कहा कि हम भाई प्रोक्रिया ये है आपका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं या एक कोशिकाएं होती हैं या अविकसित कोशिकाएं होती हैं जो डेवलप नहीं होती। डेवलप्ड या अनडेवलप्ड और डेवलप्ड कोशिकाओं में क्या अंतर है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको सेल के बारे में बताऊंगा। तो मेनली जो सेल है उनको डेवलपमेंट के बेसिस पे कि वो डेवलप है या अंडर डेवलप है, इसके बेसिस पे 2 भागों में बांटते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो जो एक कोश की और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी उनके आधार पे उन्होंने मोनेरा किंगडम को क्लासिफाई किया कि इसमें जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव जंतु होंगे वो इसमें आएंगे। जैसे आपका जो बैक्टीरिया है उसमें सिर्फ एक कोशिका होती है, सिंगल सेल यूनिसेलुलर होता है, और वो अनडेवलप्ड होती है, वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती। तो जो बैक्टीरिया है वो आपका मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बैक्टीरिया किस किंगडम या किस जगत का भाग है, तो आपको लिखना होगा मोनेरा, ठीक। दूसरा जो उन्होंने किंगडम बताया वो उन्होंने बताया प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा में भी एक ही सेल पाया जाता था, यूनिसेलुलर सिंगल सेल होता था, लेकिन वो यूकैरियोटिक होता था। यूकैरियोटिक मतलब ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता था, इसमें बहुत सारे जो सेल्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वो सब यहाँ पे प्रेजेंट थे। प्रोकैरियोटिक में कोई भी ऑर्गन जो था सेल का वो डेवलप नहीं था, एकदम आदिम फॉर्म था, प्रिमिटिव फॉर्म था, ठीक है, मोनेरा में। लेकिन प्रोटिस्टा में भले ही सिंगल सेल रहा हो, एक ही सेल रहा हो, लेकिन उसमें कुछ ऑर्गेनल्स जो है, कोशिकांग जो है वो पाए जाते थे, जिसके आधार पर ये कहा गया कि नहीं ये मोनेरा से ज्यादा डेवलप्ड है। और प्रोटिस्टा के जो अधिकतर जीव जंतु थे वो आपके जल में पाए जाते थे, ठीक है, पानी में पाए जाते थे। इसका एक एग्जांपल मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जैसे यूग्लिना नाम का एक जंतु होता है, वो जो है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि यूग्लिना किस जगत का प्राणी है, ठीक है, किस किंगडम से रिलेटेड है यूग्लिना। तो यूग्लिना जो है वो यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है और जल में रहता है, ठीक है। तो ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। देन अगला जो है वो आपका आता है फंजाई या फंगी। बहुत लोग फंगी बोलते हैं, बहुत लोग फंजाई बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन साइंस में अगर आप इसको फंजाई बोलेंगे तो कोई इशू नहीं है, या फंगी बोलेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो फंजाई, अब फंजाई क्या हुआ, ये प्रोटिस्टा से भी ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। ये यूनिसेल्युलर नहीं होते, ये मल्टी सेल्युलर होते हैं।
मल्टीसेलुलर मतलब एक कोशिका नहीं होती, बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से ये बनते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब यूकैरियोटिक का मतलब डेवलप्ड होते हैं। डेवलप्ड होने का मतलब इनमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जो एक सेल के बहुत सारे भाग होते हैं वो इनमें पाया जाता है। ठीक है। और इनके सेल के बारे में एक बहुत बड़ा गुण बताया गया। जब आप इनके यूकैरियोटिक के बारे में जानेंगे तो ये प्रोटिस्टा से किस तरीके से अलग होते हैं, वो ये बताया गया कि इनका जो सेल है वो साइटिन नाम का एक पदार्थ होता है, उस साइटिन से मिलकर के ये बनते हैं। काइटिन इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से मिलकर के बनता है। और ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं, यानी ये खुद का भोजन, अपना जो भोजन है खुद से नहीं बनाते। ठीक है। प्रोटिस्टा अपना भोजन खुद से बनाते थे, जैसे यूग्लिना है ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्रोटिस्टा भी विषमपोषी होते थे, वो भी अपना भोजन खुद नहीं बनाते थे अधिकतर, लेकिन कुछ ऐसे थे प्रोटिस्टा में जो अपना भोजन खुद बना सकते थे, जैसे यूग्लिना। तो यूग्लिना का एग्जाम्पल मैंने इसलिए भी प्रोटिस्टा में दिया था। लेकिन जो फंजाई थे वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते थे, और इनका जो बॉडी था, इनकी जो सेल वॉल थी, वो साइटिन नाम के पदार्थ से मिलकर के बनी होती थी। चौथा जो किंगडम था वो था प्लांटी, ये भी मल्टीसेलुलर थे। ठीक है। लेकिन ये फंगी से इसलिए अलग थे क्योंकि इनके जो सेल है, इनकी जो कोशिका थी, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता था। ठीक है। और इनके क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस क्रिया होती थी, और जब ये फोटोसिंथेसिस क्रिया करते थे तो ये जो है अपना भोजन खुद से बनाते थे। अब आप पूछेंगे कि सर यूग्लिना में भी पाया जाता था क्लोरोप्लास्ट, तो उसको प्रोटिस्टा में क्यों रखा गया? क्योंकि जो यूग्लिना था वो यूनिसेलुलर था, जबकि प्लांटी में जितने भी पौधे आते थे, पादप जगत में जितने भी पौधे आते थे वो मल्टीसेलुलर थे। इसलिए यूग्लिना प्रोटिस्टा में आता है और बाकी जो पौधे हैं वो प्लांटी में आते हैं। फंजाई से कैसे अलग थे प्लांटी? कि इनकी जो सेल वॉल थी वो सेलुलोज से बनी होती थी। ठीक है। काइटिन की न बन करके सेलुलोज से बनती थी। और पांचवा जो आपका किंगडम है वो है एनिमलिया। एनिमलिया भी मल्टीसेलुलर होते थे, लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता था, अपना भोजन खुद से नहीं बनाते थे, बल्कि ये क्या होते थे? कंज्यूमर्स होते थे। ये अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे या फिर जो अदर फ्लोरा फौना है उन पे निर्भर करते थे, तो इनको कंज्यूमर्स बोला गया एनिमलिया को। और एनिमलिया का जो सेल होता है, जो उसकी कोशिका होती है, उसमें कोई वॉल नहीं पाया जाता। तो ये जो सेल वॉल जहां पे मैंने लिखा है, ये जो स्लाइड है, इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको हैंडआउट्स भेजूंगा, उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जब मैं आपको अगले लेक्चर्स में सेल के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि सेल वॉल क्या होता है और प्लांट और एनिमल जो सेल होते हैं उनके बीच में अंतर क्या होता है, तो वो चीजें वहां पता चल जाएंगी। आपको बस अभी इतना जानना है कि 5 किंगडम्स थे, इनके क्या क्या गुण थे, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे प्रोटिस्टा और मोनेरा के एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। बाकी फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, एनिमल किंगडम। अब जैसे मैंने आपको यूनिट्स ऑफ जो नॉमेनक्लेचर है उसमें बताया कि जो आपका किंगडम होता है वो फाइलम्स में होता है ना। तो फाइलम आपका और लेवल, छोटे लेवल पे जा करके क्लास में बदलता है, फिर क्लास ऑर्डर में, ऑर्डर फैमिली में, और फैमिली जीनस में, और जीनस में स्पीसीज, ऐसे पूरा सीक्वेंस चलता है। ठीक है। तो एनिमल किंगडम को फिर 10 भागों में बांटा गया, जिसको फाइलम बोला गया, संघ बोला गया। ठीक है। ये कौन कौन से थे? पहला जो संघ था वो था प्रोटोजोआ। अब मैंने 10 संघों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, इनके कुछ गुण लिखे हैं, और मेनली गुण क्या लिखे हैं मैंने, क्योंकि ये लैटिन टर्म्स है ना, तो बहुत सारे लोगों को इनको याद करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इन जो फाइलम्स हैं, ये जो संघ हैं, इनके नामों को एक्सप्लेन कर दिया है। इसका मतलब आप समझ लेंगे, इन नामों को आप समझ लेंगे तो आपको कभी कठिनाई नहीं होगी इन फाइलम्स को याद करने में। कैसे, देखते हैं। पहला जो फाइलम है, पहला जो संघ है वो है प्रोटोजोआ। अब जो प्रोटोजोआ शब्द है, इसमें जो प्रोटो शब्द है, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रोटो का मतलब होता है पहला, और जून या जोआ का मतलब, जोआ जिससे बना है वो शब्द है जून, जून का मतलब होता है एनिमल, जंतु। तो प्रोटोजोआ 2 शब्दों से मिलकर के बना है, प्रोटो और जून। प्रोटो का मतलब होता है पहला और जून का मतलब होता है जानवर। तो प्रोटोजोआ का मतलब क्या हुआ? पहला जानवर, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म।
पहला जंतु, पहला एनिमल। तो जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ संघ में वे सारे जीव जंतु आते हैं जो एकदम प्रिमिटिव होते हैं, जो अपने पहले स्टेज में होते हैं, वो डेवलप नहीं होते, एकदम प्राइमरी स्टेज में होते हैं लाइफ के। ठीक है, फिर उसके आगे मैंने देखिए क्या लिखा है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, बहुत छोटे छोटे, सूक्ष्मदर्शी से इनको देखे जाने की जरूरत होती है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन आते हैं, जैसे अमीबा आपका हो गया। ठीक है, अमीबा के बारे में आपने पढ़ा होगा स्कूलों में। पैरामीशियम नाम का एक जंतु होता है, वो भी प्रोटोजोआ में आता है। यूग्लिना जिसके बारे में हम पढ़ चुके। ठीक है, तो यूग्लिना भी जो आपका है वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। दूसरा जो आपका फाइलम है या संघ है वह है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, पॉरी यानी पोरस, पोरस मतलब छेद, छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं पोरस। और जो फेरी है, फेरा जो है वो फेरी से बना है, तो फेरी का मतलब है धारण करना, किसी चीज को एक्वायर करना। तो जो पॉरीफेरा है उसका सीधा सा मतलब हुआ, जो शाब्दिक मतलब हुआ वो ये हुआ कि ऐसे जंतु या ऐसे जानवर जिनके शरीर पे छेद हो, छोटे छोटे छिद्र हो, तो उनको पॉरीफेरा बोला गया। तो वही मैंने एक्सप्लेन करके लिखा कि ये पोरस एनिमल्स होते हैं, इनके शरीर पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और ये मेनली समुद्र में पाए जाते हैं, मेनली ओसेनिक होते हैं। जैसे आपका साइकन नाम का एक पौधा, एक जंतु होता है, उसको हम एनिमल रखते हैं, वो बहुत सारे लोग उसको पौधा बोलते हैं, बट वो जंतु है, एनिमल किंगडम में आता है। ठीक है, तो वो जो है वो आपका पॉरीफेरा बोला जाता है, क्योंकि उसके बॉडी पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, और दूसरा यूप्लेक्टेला एक जंतु होता है, वहां पे आपके जो जो झींगा होता है ना, समुद्र का झींगा, वो उसमें रहता है, तो वो पॉरीफेरा के अंतर्गत आता है। तीसरा जो आपका ये फाइलम है, संघ है, उसका नाम है साइनेडेरिया या सिलेंट्रेटा। मेनली इसको सिलेंट्रेटा बोलते हैं। सिलेंट्रेटा क्या है, सिलेंट्रेटा दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला तो सील, ठीक है, तीन शब्दों से, पहला तो सील, दूसरा एंट्रॉन। ठीक है, सिलेंट्रॉन, देखिए सिलेंट्रेटा, सील, एंट्रॉन। सील का मतलब होता है खोखला, ठीक है, जो खोखला हो, और एंट्रॉन का मतलब होता है जो एक पॉट टाइप का हो, एक गुहा टाइप का हो, खोखला हो और एक पॉट हो, उसमें कुछ रखा जा सके। तो सिलेंट्रेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें कैविटी पाई जाती है, जिनमें गुहा पाई जाती है। ठीक है, और ये भी एक्वाटिक होते हैं, ये भी आपके जल में पाए जाते हैं। जैसे आपके जो कोरल्स होते हैं वो आपके सिलेंट्रेटा में आते हैं। ठीक है, आपका जो सीप होता है, सीप ऑरेलिया, वो भी आपका सिलेंट्रेटा में आता है। आपका जो हाइड्रा होता है वो भी आपका सिलेंट्रेटा में आता है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा संघ है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, सीधा सा पहला शब्द पकड़िए, प्लेट, यानी जो प्लेट जैसे हो। प्लेट कैसा होता है, वो बहुत चपटा होता है। ठीक है, तो उसका सीधा एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है कि ऐसे किरमी यानी वॉर्म्स, ऐसे वॉर्म्स जो कि प्लेट जैसे होते हैं। जोंक देखा है ना, जोंक, उनके नीचे की सतह बहुत एकदम फ्लैट होती है, प्लेट जैसी, तो उसको बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपके ये आते हैं। इनमें जो आपका लीवर फ्लूक है, जो सुअर में पाया जाता है, बकरी और भेड़ के जो आपका लीवर है उसमें पाया जाता है, वो आता है। अगला जो संघ है वो है एस्केलमेंथीज। एस्केल का मतलब होता है, एस्कोच का मतलब होता है गोल, राउंड। ठीक, राउंड वॉर्म्स होते हैं। राउंड वॉर्म्स जैसे आप अपने एस्कैरियस को देखिए, एस्कैरियस नाम का एक जंतु होता है, तो ये राउंड होते हैं। इनका जो बॉडी होता है ना, वैसे छल्लों से मिलकर के बनता है। एक छल्ला, उसके स्प्रिंग देखे ना, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में ऐसे राउंड राउंड छल्ले होते हैं, वो एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं तो पूरे स्प्रिंग बन जाता है। उसी तरीके से इनकी बॉडी होती है, राउंड वॉर्म्स की। ठीक है, एस्केलमेंथीज की। उसके बाद फिर अगला जो आपका संघ आता है वो है एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा भी रिंग्स से मिलकर बनता है। बहुत सारे रिंग्स को जब एक जगह जोड़ देते हैं तो एनेलिडा बनता है। अब कुछ साइंटिफिक डिफरेंसेस हैं आपके एस्केलमेंथीज में और आपके एनेलिडा में। वो साइंटिफिक डिस्टिंक्शंस क्या है, ये आपके हैंडआउट्स में है। आप ये भी पूछ सकते हैं ना कि ये भी राउंड है, ये भी रिंग से बन के बने हैं, वो भी रिंग से बन के बने हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है। वो साइंटिफिक डिफरेंसेस आपको हैंडआउट्स में एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर जो अगला संघ आता है उसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा।
ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब होता है ये ना जोड़, हड्डी का जोड़, जो आपके टखने हैं या जो आपकी कोहनी है उनको बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, तो ऑर्थो का मतलब है जोड़, और पोडा या पैडोस का मतलब है पैर। ठीक है, यानी जिनमें पैर पाए जाएं या कुछ ऐसे अंग पाए जाएं जिनमें जोड़ हो। ठीक है, तो वो ऑर्थोपोडा कहे जाते हैं। जैसे आपका कॉकरोच है, तो कॉकरोच ऑर्थोपोडा संघ का एक प्राणी है। फिर आपका आता है मोलास्का। ठीक है, मोलास्क का मतलब होता है जो बहुत सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो वो आपके मोलास्का आते हैं। कुछ जो आपके सीप थे वो आपके सिलेंट्रेटा में आते थे, लेकिन कुछ जो अधिकतर जो सीप हैं वो आपके मोलास्का में आते हैं। ठीक, उसके बाद फिर अगला जो संघ है वो है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनो मतलब होता है, एकाइनोस मतलब होता है कांटा। ठीक है, डॉर्मेटा का मतलब होता है स्किन। तो एकाइनोडॉर्मेटा का मतलब हुआ ऐसी स्किन जहां पे कांटे पाए जाएं। तो इन जंतुओं की जो स्किन होती है वो कांटेदार होती है। जैसे आपका स्टारफिश, स्टारफिश के जो अगर आप बॉडी देखेंगे या फोटो देखेंगे तो उसकी त्वचा पे छोटे छोटे कांटों जैसे आकृतियां उभरी रहती हैं। तो वो जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। और 10वां संघ जो है वो है कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा यानी जिनमें कशेरुकी कॉर्डेट पाया जाता है। ठीक है, कॉर्ड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी जो आप समझ ले रहे हैं, कशेर की हिंदी में बोलते हैं उसको। तो कशेर की जान तो इसमें जो आपकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इन कॉर्ड्स के कारण इनको कॉर्डेटा बोलते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है पीठ पे इनके एक हड्डी पाई जाती है, उसके कारण इनको कॉर्डेटा बोलते हैं। अब कॉर्डेटा को भी मेमेलिया में, रेप्टाइल्स में कई भागों में विभाजित किया गया है। वो मैंने नोट्स में लिख दिया है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। तो ये एनिमल किंगडम है, इसका मोटा मोटी विभाजन है। इससे छोटे आप अगर लेवल पे जाएंगे, छोटे यूनिट्स को आप एक्सप्लेन करने लगेंगे तो आपको साल भर साइंस पढ़ने में ही लगेंगे। उतने की हमें कोई जरूरत भी नहीं है और उससे हमारे कंपटीशन का कोई लेना देना नहीं है। जितनी जरूरत है वो यहाँ पे एक्सप्लेन है, बाकी हैंडआउट्स में है। ओके, देन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम्स 2 सब किंगडम में बंटा हुआ है। देखिए, प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है साइंस में जब आप पढ़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसको इजी करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसको फाइलम वाइलम में मैंने ज्यादा डिवाइड नहीं किया है, उसको मैंने सीधा सीधा लिख दिया है कि किंगडम है, उस किंगडम का सब किंगडम है, और सब किंगडम के डिविजन्स हैं। बस इतना ही आपको जानना है जो आपकी परीक्षा में मदद करेगा। तो जो प्लांट किंगडम है वो 2 सब किंगडम में बटा है। प्लांट्स 2 तरीके के होते हैं, 2 सब किंगडम्स। पहला जिनमें फूल आते हैं, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद का मतलब होता है जिनमें फूल नहीं आते। ठीक है, और पुष्पोद्भिद का मतलब होता है जिनमें फूल आते हैं। इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जिनमें फूल नहीं आते हैं उनको क्रिप्टोगैमिया बोलते हैं। ठीक है, और जिनमें फूल आते हैं उनमें उनको फाइनोरोगेमस बोलते हैं। ठीक, जिनमें फूल नहीं आते हैं यानी क्रिप्टोगेमिया में, उनको 3 हिस्सों में बांटते हैं, 3 डिविजन्स करते हैं। पहला जो डिवीजन है वो है थैलोफाइटा। थैलो का मतलब होता है थैलस। थैलस नाम का एक जो आकृति होती है उसमें आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये अंतर नहीं कर सकते कि कौन सा फूल है, कौन सा इसका स्टेम है, तना है, कौन सा इसका रूट है यानी जड़ है। तो वो एक सिंगल आकृति बनाते हैं जिसको थैलस बोलते हैं। तो जिन प्लांट्स में थैलस जैसी संरचना पाई जाती है उनको थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, इनमें फूल नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये क्रिप्टोगैमिया के भाग हैं। फिर जो दूसरा जो भाग है, दूसरा जो डिवीजन है वो आपका क्या है? प्रिमिटिव है, यानी ये जल में भी रह सकते हैं और ये थल पे भी रह सकते हैं, उभयचर हैं। और ये आदि में बहुत ही अनडेवलप्ड होते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड इनको हम नहीं कह सकते। एग्जाम्पल जैसे आप देखिए मास, जैसे थैलोफाइटा का भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जैसे बैक्टीरिया लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस के बारे में हम आगे पढ़े, बैक्टीरिया के बारे में, फंजाई के। अभी यहाँ जानिए कि ये सब जो है ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आपका मास नाम का पौधा जो है वो आता है। और फिर जो तीसरा है वो आपका आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा सबसे ज्यादा डेवलप्ड क्रिप्टोगेमिया होती हैं। ठीक है, और इनमें ये वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं। वस्कुलर मतलब इनमें एक पूरा तंत्र होता है जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चीजों को लाता है, ले जाता है। ठीक है,
तो ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड क्रिप्टोगैमिया होते हैं। उसके बाद जो दूसरा सब किंगडम, ठीक है, इनको बोलते हैं पुष्पी पौधे, ठीक है। इनका एक और नाम है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, हैंडआउट में लिखा है, और वो है स्मेरटोफाइट्स, ठीक है। स्मेरटो का मतलब होता है बीज, ठीक, और फेनरो का मतलब होता है पौधा, ये पुष्प, फूल, यानी जो पुष्पोद्भिद पौधे हैं इनमें फूल भी होता है और इनमें बीज भी होता है, सीड भी होता है, और इनको आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। पहले जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी, का मतलब होता नंगे, यानी जिनके जो बीज होते हैं ये नेक्ट होते हैं। जैसे अगर आप देवदार के फल को देखेंगे ना, तो उसका जो बीज होता है वो जिम्नोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है। या पाइनस देखेंगे, चीड़ जो पहाड़ों में मिलते हैं पेड़, तो उनके अगर आप फूलों को या बीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके जो बीज होते हैं ये नग्न होते हैं, नेक्ट होते हैं, तो इनको बोला गया जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो मतलब नेक्ट, स्पर्म्स मतलब बीज। और दूसरा जो होता है वो कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स, द सीड विच इज कवर्ड विथ फ्रूट, यानी जो फल होता है ना वो सीड को आपको ढक लेता है। जैसे आप आम खाते हैं ना, तो आम का गुठली होता है, गुठली होता है सीड, ठीक, और वो फल से ऊपर गूदे से ढका होता है, तो वो जो है वो आपका एंजियोस्पर्म्स का एक उदाहरण है। एंजियोस्पर्म्स को भी हिस्सों में मिली बांट देते हैं, सब डिविजन कर देते हैं। ये सब डिवीजन मैंने इसलिए किया क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। बीज पत्र होता है, जैसे अगर आप चना लेंगे या मटर, आपके यहाँ अभी सीजन में आ रहा होगा, तो मटर को अगर आप बीचों बीच फाड़ेंगे ना तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो उसका जो एक पोर्शन होगा आधा, उसको पहला बीज पत्र बोलेंगे, दूसरा जो पोर्शन होगा उसको दूसरा बीज पत्र बोलेंगे। तो उनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, ठीक है। कॉटिलीडोन बोलते हैं अंग्रेजी में उनको, ठीक है, कटाइलडॉन। तो कटाइलडॉन जो बीज पत्र होते हैं जिनमें दो बीज पत्र पाए जाएंगे वो डाइकोटाइलडॉन बोले जाते हैं, द्विबीजपत्री बोले जाते हैं। और जिनमें एक बीज पत्र पाया जाता है, जैसे आपका गेहूं, गेहूं अगर आप देखेंगे तो गेहूं में बस एक ही बीज पत्र पाया जाता है, उसको भले ही आप दो हिस्सों में फाड़ दें, अलग अलग हो जाए, लेकिन उनमें एक ही बीज पत्र पाया जाता है। अब इनको कैसे डिवाइड किया गया है ये जब हम अगले लेक्चर में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप और कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका एंजियोस्पर्म से उनको दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का उदाहरण जैसे आपका गेहूं, द्विबीजपत्री का उदाहरण जैसे आपका मटर। तो प्लांट किंगडम को अगर आपको जानना है तो बस इस स्लाइड को आप अच्छे से जान लीजिए और समझ लीजिए, आपका प्लांट किंगडम खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू, दिस वॉज योर टुडेज क्लास। और मैंने भले ही एक्सप्लेन करने में ज्यादा समय लिया है यहाँ पे, बट आपके जो स्लाइड्स है, मैंने जो अभी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया, ये बहुत ही इजी है। इसीलिए मैं आपको हैंडआउट्स आज की क्लास के तुरंत नहीं भेज रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आप इस पूरे स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ लें और जान लें। इस स्लाइड को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे और जान लेंगे तो ये आपकी जितने भी साइंस की क्लासेस हैं उन सब में बहुत मदद करेगा। और सिर्फ आज ही मदद नहीं करेगा, कल को फ्यूचर में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 3 साल बाद, 4 साल बाद या कभी भी तैयारी करने बैठेंगे तो ये जो बेसिक्स मैंने इस पीपीटी में आपको बताई हैं वो आपको काम देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आज मैं आपको अभी ये पीपीटी आपके ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग इसको बार बार पढ़िए, ठीक। जब आप इसको पढ़ लेंगे तब क्या होगा, कल जो हमारी क्लास होगी वो प्लांट्स के ऊपर होगा, पौधों के बारे में होगा। पौधों के बारे में क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में। तो प्लांट्स के बारे में A to Z कल हम जानने की कोशिश करेंगे। कल इतना एक्सप्लेन मुझे नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो आज का बेसिक्स था अगर इसको आप पढ़ लिए, समझ लिए, तो मैं बस बताता जाऊंगा कि यहाँ ऐसे होता है, वैसे होता है, और आप समझते हुए चले जाएंगे। एक्सप्लेनेशन होगा लेकिन इतना नहीं जितना हम यहाँ पे आज इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे आपको हर एक वर्ड, जैसे प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ का क्या मतलब होता है, थैलोफाइटा है तो थैलोफाइटा का क्या मतलब होता है, वर्ड का मतलब, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्लासिफिकेशन और डाइवर्सिटी के चैप्टर को आपको कोई जल्दी पढ़ाता नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये टेक्निकल टर्म्स हैं, जो थैलोफाइटा बोल रहे हो या एंजियोस्पर्म बोल रहे हो या जियोस्पर्म बोल रहे हो, तो ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको रटना पड़ेगा। जी नहीं, इनको रटना नहीं है। आपको मैंने जो स्लाइड बनाई है उसमें मैंने ये लिख दिया है कि एंजियोस्पर्म को एंजियोस्पर्म क्यों बोलते हैं।
एनजीओ का मतलब होता है फ्रूट्स, स्पर्म्स का मतलब होता है बीज, जियो मतलब फ्रूट्स, एन मतलब जो घिरा हुआ हो, स्पर्म्स मतलब सीड, यानी ऐसा बीज जो फल से घिरा हुआ हो उसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, कि कोई ऐसे फल का नाम दे देंगे, जैसे सेब दे दिया मान लीजिए, तो सेब में बीज होता है, हाँ होता है, फल से ढका होता है, हाँ होता है, तो एंजियोस्पर्म है, जियोस्पर्म है। तो आपसे पूछा कि सेब एंजियोस्पर्म है, जियोस्पर्म है, तो आपको पता है कि ये एंजियोस्पर्म है। ऐसे प्रोटोजोआ के बारे में पूछते हैं, तो आप अगर टर्म्स की मीनिंग को समझ लेंगे ना, तो आपको पूरा साइंस पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसी के बेसिस में मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है, इसको प्लीज बार बार पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ लिए तो आपकी सारी पूरे पूरा जो साइंटिफिक स्टडी हो गया, साइंस बायोलॉजी का स्टडी हो गया, वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कल का हमारा लेक्चर प्लांट पे होगा, और उसके बाद क्योंकि ये हेक्टिक है, ये काफी लंबा, इसके हैंडआउट्स काफी डिस्क्रिप्टिव है, और ये बेस है हमारी बायोलॉजी के क्लासेस का, इसलिए मैं कल लेक्चर लूंगा, उसके बाद आपको गैप दूंगा, आपको फिर टेस्ट मैं संडे को भेजूंगा, आपको टेस्ट देंगे, और उसके बाद जो अगले वीक होगा हम अपनी क्लासेस को रिज्यूम करेंगे आगे। कल की जो हमारी क्लास है वो प्लांट पे बेस्ड होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। सो ओके, सर हाँ भाई। सर एक बात पूछनी सर, बायो में से कितने क्वेश्चंस आते हैं यूईटी में? यूजीटी में देखो भाई, सिर्फ यूजीटी की बात नहीं बता रहा हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देने जाते हो तो मेनली जो उसका पोर्शन होता है, आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट की कोई परीक्षा ले लीजिए, या एसएससी की परीक्षा ले लीजिए, या फिर यूपीएससी की परीक्षा ले लीजिए, उसका जो मेजर पोर्शन होता है वो बायोलॉजी का होता है। आप कोई भी एग्जाम जब देने जाते हो तो उसमें जो आपका सिलेबस दिया जाता है साइंस में, उसमें एक टर्म होता है द साइंस इन डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में साइंस कैसे होता है, जैसे आप शुरू से सुबह उठते हो, है ना, तो जैसे मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में एग्जांपल दिया था कि आप चाय पीते हो, तो आपकी जो चीनी है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा ना। या आप सेब खाते हो तो डॉक्टर क्यों बोलता है कि आप सेब खा सकते हो लेकिन चाय वाली चीनी नहीं पी सकते, चीनी वाली चाय नहीं पी सकते, तो उसका रीजन है, ये डेली साइंस का ही तो एग्जाम्पल हुआ साइंस में। ठीक है, या आपकी बॉडी कैसे काम करती है, आप कैसे खाते हो, आपको क्यों बोला जाता है कि आप जंक फूड मत खाओ, ये सब डेली लाइफ है, सुबह से लेकर के शाम तक आप पानी पीते हो। ठीक है, तो पानी डेली लाइफ है, इसका एक पोर्शन केमिस्ट्री में आएगा कि इसका रिएक्शन क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन ये पानी हमारे बॉडी में कैसे ज्यादा है जाता है, क्या क्या काम करता है, ये डेली लाइफ की चीज है। ऐसे ही आपके पास आसपास साइंस बिखरा पड़ा है, आप जो कुछ कर रहे हो साइंस ही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो साइंस। ठीक है, तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको ये भी जानना पड़ेगा कि हम कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पा रहे हैं, कैसे एक दूसरे से ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, ये सब साइंस है। तो डेली साइंस का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, इस कारण जो मेजर पोर्शन होता है वो बायोलॉजी का होता है। ठीक है, बिकॉज वी ऑल आर बायोलॉजिकल एंड सोशल क्रिएचर, तो बायोलॉजी का पोर्शन बहुत ब्रॉड होता है। इसलिए जो आपके 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, उनमें अगर आप मान के चलो तो 15 से 18 क्वेश्चन बायोलॉजी के आ जाते हैं। फिजिक्स के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए 15 बायोलॉजी का आ गया तो फिजिक्स का 1-2 आ गया, 3 केमिस्ट्री का आ गया तो 20 हो गए, और 1 या 2 क्वेश्चन आपके जीए जैसे जनरल अवेयरनेस के आ गए, जैसे मैंने आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बताया था कि जोमेटो के बारे में पूछ लिया है ना, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पूछ लिया, ऐसे आते हैं। तो मेनली बायोलॉजी ही पढ़ना है, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना है, रोग्स के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है। आज जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया, आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को पलट के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एंजियोस्पर्म्स और जियोस्पर्म्स से रिलेटेड कितने सारे सवाल आते हैं। मैं इसीलिए कल का लेक्चर प्लांट पे लूंगा, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और वो जो कल मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें बहुत सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछ देता है कि एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं। अब हम पढ़ते तो हैं लेकिन किसी किताब में एनुअल प्लांट्स के बारे में नहीं बताया है। एनुअल प्लांट्स जो 1 साल में हो जाते हैं, 1 साल में फल देते हैं, है ना। तो मेनली आपको बायोलॉजी पढ़ना है साइंस में। केमिस्ट्री और फिजिक्स जितना पढ़ना है वो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए भी 2-3 क्लासेस हैं, सो पैनिक नहीं होना है, एकदम आराम से जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप पढ़ते चलिए आप लोग, ठीक है ना, और कोऑपरेट कीजिए, एज ए टीम वर्क कीजिए, और सब कुछ अच्छा होगा।
ओके